ये मंत्र पाठ करते हैं और बात शुरू करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। मैंने आप लोगों के बीच में जो पहले लेवल की अंतिम कक्षा का विषय आपके बीच में रखा था कि देश की दशा यह है कि देश एक होने के बावजूद भी खंड खंड भाषाओं में बटा हुआ है, खंड खंड प्रांतों में बटा हुआ है, खंड खंड जातियों में, मत मतांतरों में, खंड खंड पूजा पद्धतियों, खंड खंड विश्वासों में बटा हुआ है, खंड खंड बाबाओं में, खंड खंड भगवानों में बटा हुआ है, खंड खंड पुस्तकों में, खंड खंड धर्म ग्रंथों में बटा हुआ है। और ये इतना ही बुरी तरह बटा हुआ है, ये समाज, ये हिंदू समाज इतनी बुरी तरह बटा हुआ है कि इससे ऐक्य की कल्पना करके भी आत्मा सिहर जाती है कि आखिर इनमें ऐक्य स्थापित क्या होगा। जो अनेकता को अपनी विशेषता समझ बैठे हैं। आज हमारे देश में गाया जाता है, अनेकता में एकता हमारी विशेषता। अरे अनेकता तो बनती तब है जब एकता के खंड खंड टुकड़े हो जाएं। लेकिन जो आज अनेकता को अपनी विशेषता मान बैठे हों, ऐसे समाज के बीच में ऐक्य को स्थापित करना भीष्म पुरुषार्थ नहीं तो और क्या है। और इसे कैसे कर पाएंगे हम, इस पर चर्चा करते हैं। मित्रों, जब हम बात करते हैं कि यह जो भारतवर्ष है, जो भिन्न भिन्न भाषाओं, भिन्न भिन्न प्रांतों, भिन्न भिन्न संप्रदायों, आस्था विश्वासों में बटा हुआ है, तो इसकी रक्षा का उपाय क्या है। तो इसकी रक्षा के लिए मैं नेल्सन मंडेला की एक पंक्ति आपके बीच में दोहराना चाहता हूँ। नेल्सन मंडेला अफ्रीका के एक बड़े महापुरुष हुए। उन्होंने कहा था, यदि किसी जाति को गुलाम बनाना हो तो पहले उसकी शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दो और उसके स्थान पर अपनी शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करो। नेल्सन मंडेला के ये शब्द सांस्कृतिक संबंध में की गई एक बड़ी टिप्पणी का हिस्सा है। वो सांस्कृतिक संबंध में की गई एक बड़ी टिप्पणी पर कहते हैं कि संस्कृति जो है वो विशेष है और यदि राष्ट्र की रक्षा करनी है तो संस्कृति की रक्षा करनी होगी। इसलिए बंधुओं, मैंने आपको जब 4 विषय पढ़ाए थे, तो 4 घटक पढ़ाए थे राष्ट्र के, तो उन 4 घटकों में मैंने कहा था कि राष्ट्र को राष्ट्र होने के लिए जिन 4 घटकों की आवश्यकता है, वो 4 घटक हैं। भूमि, भूमि पर जो डेमोग्राफिक पोजीशन है वो यानी प्रजा, प्रजा के बाद इस प्रजा का भूमि पर स्वामित्व, ये तीसरा, और चौथा देश की संस्कृति। देश मतलब उस जगह की संस्कृति। मैंने राष्ट्र की संस्कृति नहीं कहा, ये समझिए, मैंने कहा देश की संस्कृति। देश मतलब उस जगह की संस्कृति, उस जगह में एक संस्कृति बसी हुई है, वो संस्कृति उस राष्ट्र की आत्मा कहलाती है। पहले 3 घटक मिलकर किसी राष्ट्र का शरीर बनाते हैं, लेकिन ये चौथा घटक उस राष्ट्र की आत्मा होता है। राष्ट्र के शरीर में यदि कुछ नुकसान हो जाए तो उसे फिर से ठीक किया जा सकता है, उसे जोड़ा जा सकता है। भाई हड्डी टूट गई है तो हड्डी को जोड़ा जा सकता है, बीमार हो गया आदमी तो औषधि दी जा सकती है, किसी को बुखार हो गया है, किसी को उल्टियां हुई हैं, यानी शारीरिक रोग होने पर औषधियों का होना संभव है और बचा जा सकता है। लेकिन यदि आत्मा ही मर जाए तब ऐसे में किसी राष्ट्र का बचना संभव नहीं। इसलिए आवश्यकता है। अब यहाँ ये मत कहिएगा कि आत्मा अजर अमर है, वो उस चेतना की बात है। यहाँ आत्मा हम एक ऐसी वस्तु को कह रहे हैं जो एक व्यवहारिक वस्तु है, ये मर सकती है और हमने बहुत सारे स्थानों पर इसे मरते हुए देखा है। याद रखिए, जहां संस्कृतियां समाप्त हो जाती हैं वहां वह राष्ट्र समाप्त हो जाता है, मर जाता है। तो क्या नए तो क्या राष्ट्र मरते हैं, नए राष्ट्र जन्म लेते हैं? क्या ऐसा होता है कि राष्ट्र फैलते हैं? तो हाँ, ऐसा होता है। क्या हमने नहीं देखा कि भारत में एक हिस्सा जहां से भारत की संस्कृति निकल गई, आज उसे पाकिस्तान कहते हैं, और उतने हिस्से में भारत मर गया? क्या हमने नहीं देखा कि बांग्लादेश वही हिस्सा है जो भारत का था, लेकिन उतने इलाके में संस्कृति के मर जाने से वहां भारत मर गया? जमीन तो आज भी है, प्रजा तो आज भी है, प्रजा का जमीन पे मालिकाना हक भी आज भी है, लेकिन उतने हिस्से में भारत मर गया। पिछले 270 साल में भारत के 13 टुकड़े हुए हैं। 13वां टुकड़ा हमारे पास है। जो 12 टुकड़े हैं, उन 12 टुकड़ों में से भारत की संस्कृति के निकल जाने के कारण वहां भारत मर गया। तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, इंडोनेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश और इसके परे के बहुत सारे इलाके हैं। ये सब वे इलाके हैं जहां संस्कृति मरी है और संस्कृति के मरने से वहां उस राष्ट्र का पतन हुआ है। जिस राष्ट्र की वो संस्कृति थी, वो राष्ट्र वहां मरा है।
हम देखते हैं नए राष्ट्र जन्म लेते हैं, जैसे पाकिस्तान वाले इलाके में एक नई संस्कृति ने आकर पदार्पण किया, एक नई संस्कृति उसमें घुसी, इस्लामिक संस्कृति आई, तो वहां एक नए देश का जन्म हुआ, एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। और ठीक इसी तरह से बांग्लादेश में एक नई संस्कृति आई तो एक नया राष्ट्र जन्म लेता है। ऐसा हमारी संस्कृति के साथ भी हुआ है। अमेरिका के पास एक देश है कनाडा। कनाडा में एक इलाका है जहां भारत से गए हुए लोगों ने जाकर अपने डेरे बसा लिए हैं, मकान खरीद लिए हैं, जमीनें खरीद ली हैं, पॉलिटिकली बहुत मजबूत हो गए हैं। आप वहां जाएंगे, पूरे के पूरे मार्केट भारत के हैं, वहां आपको बैद्यनाथ के स्टोर मिलेंगे, वहां आपको साड़ियों की दुकानें मिलेंगी। तो वहां पूरा का पूरा भारतीय संस्कृति ने जाकर अपना स्वरूप जो है वहां स्थापित कर लिया है और अपने आप को वहां निश्चित रूप से स्थापित कर लिया है। इसीलिए कनाडा के भीतर उस इलाके को लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाता है। मतलब जहां संस्कृति स्थापित हो जाएगी, किसी की भी संस्कृति कहीं जाकर स्थापित हो जाए, चाहे लोग किसी के हों, वहां वो राष्ट्र पहुंच जाता है। और वो राष्ट्र मिट जाते हैं जिन राष्ट्रों के भीतर से उन राष्ट्रों की संस्कृति निकल जाती है। इसलिए हम यदि इस राष्ट्र को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम हमें यह करना पड़ेगा कि इस राष्ट्र की संस्कृति को बचाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन कल मैंने आपसे बात कही थी कि हम केवल कहानियां, किस्से और भावनाओं मात्र से काम नहीं चलेगा, हमें व्यवहारिक दृष्टिकोण से काम करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं, क्या सच में वो हो भी सकता है या नहीं, इस पर विचार करते हुए हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें क्या ना करें। अब बात आती है संस्कृति की, कि संस्कृति की रक्षा कैसे की जाए। तो संस्कृति में दो मुख्य घटक हैं जो मैं आपके बीच में रख रहा हूं। वैसे संस्कृति के कई घटक हैं, लेकिन यहाँ दो मुख्य घटकों की प्रारंभ में बात कर रहा हूं। आने वाले लेवल्स में हम अन्य चीजों की भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ प्राथमिक तौर पर दो घटकों की बात कर रहा हूं। हमारी संस्कृति को कहा जाता है वर्णाश्रम संस्कृति। इस संस्कृति में 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। इसका मतलब यदि हमें संस्कृति की रक्षा करनी है, हालांकि संस्कृति एक व्यापक शब्द है, लेकिन मैं यहां केवल इन्हीं दो घटकों के संबंध में संस्कृति कह रहा हूं। यानी अगर हमें संस्कृति की रक्षा करनी है तो हमें इन 8 घटकों की रक्षा करनी पड़ेगी। अब इन 8 घटकों की रक्षा कैसे करें? जैसे हम वर्ण के संबंध में देखते हैं तो चारों वर्णों में आज वर्ण व्यवस्था लगभग अपना प्राण छोड़ चुकी है। वर्ण व्यवस्था कहीं है नहीं, जाति व्यवस्था ने उसका स्थान ले लिया है। लोग जातीय आधार पर अपनी अभिव्यक्ति देते हैं। लोग कहते हैं मैं ब्राह्मण हूं, मैं चमार हूं, मैं जाट हूं, मैं गुजर हूं, मैं अहीर हूं, मैं यादव हूं। वो अपनी अभिव्यक्ति अलग प्रकार से देते हैं और इसी अभिव्यक्ति को वो जातीय अभिव्यक्ति के तौर पर प्रस्तुत करना चाहते हैं, ना कि वर्ण संबंधी अभिव्यक्ति के तौर पर। वर्ण लगभग पूरे देश में से समाप्त हो चुका है। नाम मात्र की कहीं वर्ण व्यवस्था बची हो, घोषित वर्ण व्यवस्था बची हो तो बची हो, नहीं तो कहीं है नहीं। बीजनाश तो कभी नहीं हुआ करता, तो बीजनाश तो मैं अभी भी नहीं मानता हूं। जैसे अभी इन्होंने सीमा जी ने अभी एक गीत गाया, तो सीमा जी जो गीत गा रही थी, तो वो क्योंकि वो आर्य समाजी हैं तो वो उन्होंने उसी से जोड़ के उस गीत को गाया है। तो ये लोग वर्ण व्यवस्था को बहुत अच्छे से मानते हैं और वर्ण व्यवस्था को अपने भीतर स्थापित करने का प्रयास भी करते हैं। इस संगठन में यदि आप जाओगे तो आप पाओगे वहां पुरोहित या यज्ञ के ब्रह्मा, आपको राजपूत भी मिल जाएंगे, आपको जाट भी मिल जाएंगे, आपको चमार भी मिल जाएंगे, आपको ब्राह्मण भी मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। वो योग्यता के आधार पर मानते हैं। यानी वर्ण व्यवस्था कहीं कहीं पूरे देश में आपको देखने पर मिल जाती है। ये वर्ण व्यवस्था बीज रूप में अभी शेष है, एकदम समूल नाश तो नहीं हुआ है, लेकिन लुप्त प्राय है, हमारे सामने उपस्थित नहीं। संस्कृति का दूसरा घटक हमारा जो है, वो दूसरा घटक है आश्रम। आश्रम 4 हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये चारों आश्रम लगभग समाप्त हो चुके हैं। हमें कहीं आश्रम व्यवस्था दिखाई नहीं देती। उसी घर में संन्यास की आयु का व्यक्ति रहता है, उसी घर में वानप्रस्थ की आयु का व्यक्ति रहता है, उसी घर में गृहस्थ रहता है और उसी घर में ब्रह्मचारी रहता है। चारों आश्रम इकट्ठे रहते हैं और ये एक ऐसी मिक्स वेज बन गई है जिस मिक्स वेज में से कुछ भी उन्नयन गुण या कोई विलक्षण चीज निकल कर आना तो संभव नहीं है। जीवन यापन तो कर लेते हैं, जो जरूरी चीजें हैं जीवन के लिए वो कर लेते हैं, उतने से कल्याण मान भी लेते हैं और जितना हो सकता हो भी जाता है। इसके अलावा जब बात करते हैं हम आश्रम व्यवस्था में, कि कुछ एक आश्रम तो दिखाई देते हैं, जैसे संन्यास आश्रम दिखाई देता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वानप्रस्थ ले लिया है,
लेकिन यदि हम सावधानी से देखें तो वो लोग भी आयु के आधार पर संन्यास और वानप्रस्थ ले रहे हैं। मेरी आयु अब 60 साल की हो गई है, मुझे वानप्रस्थी हो जाना चाहिए। मेरी आयु अब 80 साल की हो गई है, मुझे सन्यासी हो जाना चाहिए। ये आयु के आधार पर हो रहे हैं, ना कि योग्यता के आधार पर। मैंने अगर पहले चर्चा की, वो नहीं की तो अभी कर देते हैं। आश्रम व्यवस्था में भी जन्मना नहीं होती आश्रम व्यवस्था, यानी आयु से इसका कोई संबंध नहीं होता है। कुछ लोग आयु के आधार पर आश्रम व्यवस्था को मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को वानप्रस्थ और सन्यास में जाना चाहिए। ना, योग्य व्यक्ति को ही वानप्रस्थ और सन्यास में जाना चाहिए। जिस व्यक्ति की योग्यता नहीं है वो वानप्रस्थ और सन्यास में न जाए, वो गृहस्थ में ही रहे, गृहस्थों के बीच में रहे, अपने पोते और नाती के साथ खेलते हुए अपने जीवन को यापन करे। ये भी सुख का एक तरीका है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सन्यासी हो जाना, प्रत्येक व्यक्ति के लिए वानप्रस्थी हो जाना, यह ऐसा निश्चय पूर्वक ही हो, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। आयु के आ जाने पर प्रत्येक व्यक्ति सन्यासी होगा, तो एक आदमी जो बहुत लंपट है, बहुत बदमाश है, लालची है, चोर है, और आयु आ गई है, वो लाल कपड़े ले लेगा तो फिर सन्यासी बनकर यही सारे काम करेगा, बहुत नुकसान करेगा। इसलिए योग्यता का होना बहुत जरूरी है। सन्यास के लिए, वानप्रस्थ के लिए योग्यता का होना बहुत जरूरी है। अगर योग्यता नहीं होगी, मान लीजिए वही बदमाश आदमी है, खराब आदमी है, अच्छा आदमी नहीं है, और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है और वानप्रस्थी हो जाता है, तो वो संसार का भला नहीं करेगा, बिगाड़ करेगा, नुकसान करेगा। इसीलिए आवश्यक है कि वानप्रस्थी और सन्यासी योग्यता के आधार पर बने। तो जो आज आपको लाल कपड़े वाले दिखाई देते भी हैं, तो इन सब में सन्यासी ही हों, ये संभव नहीं है। हाँ, कुछ एक सन्यासी होंगे, मैं मानता हूं कि कुछ एक योग्यता वाले सन्यासी भी होंगे, कुछ एक योग्यता वाले वानप्रस्थी भी होंगे, लेकिन सब कोई योग्यता वाले वानप्रस्थी नहीं है, सब कोई योग्यता वाले सन्यासी नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो यहां तक कहा है कि जब अयोग्य व्यक्ति सन्यास लेगा तो अपने साथ साथ संसार का भी बिगाड़ करेगा, संसार को भी डुबा मारेगा। इसलिए अयोग्यों को सन्यास नहीं लेना चाहिए, वानप्रस्थ भी नहीं लेना चाहिए। अब बात आती है गृहस्थ की, कि गृहस्थ आश्रम तो है ही जी, तो गृहस्थ आश्रम भी कहाँ बचा। अरे जब वानप्रस्थ भी वहीं रहता है, सन्यास भी वहीं रहता है, और ब्रह्मचर्य आश्रम भी वहीं रहता है, तब ये भी कहाँ बचेगा, ये भी नहीं बचा। और वानप्रस्थी भी अपने वानप्रस्थ का निर्वाह नहीं कर सकते। पति पत्नी जो एक दूसरे के साथ रहते हुए एक दूसरे के साथ प्रेम से धर्म की उन्नति के लिए आगे बढ़े, धर्मार्थ काम मोक्ष के लिए आगे बढ़े, वो धर्मार्थ काम मोक्ष के लिए आगे बढ़ ही नहीं पाते। वो इसी विचार में रह जाते हैं कि बच्चे के लिए क्या आना है और बूढ़े के लिए क्या आना है, किसके लिए क्या करना है, किसके लिए क्या नहीं करना है, और इसी में जीवन चला जाता है। अच्छा, ये कर्तव्य है, लेकिन ये कर्तव्य जब इतनी बुरी तरह हमारे सिर पर छा जाए कि यही कर्तव्य एकमात्र उद्देश्य रह जाए और अन्य उद्देश्य तिरोहित हो जाएं, तो व्यक्ति संध्या और यज्ञ से भी दूर हो जाता है। इसलिए आवश्यकता है कि गृहस्थ को भी गृहस्थ बनाया जाए। अब चौथा आश्रम, जो पहला आश्रम है वो बचा, ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम तो आज बचा ही नहीं है। ब्रह्म शब्द के 4 अर्थ होते हैं। ब्रह्म का अर्थ है व्यापक, ब्रह्म का अर्थ है ईश्वर, ब्रह्म का अर्थ है वेद, ब्रह्म का अर्थ है विद्या। ब्रह्म में विचरण करने वाले को ब्रह्मचारी कहते हैं, अर्थात जो विद्या में विचरण करे, विद्या में रमण करे, उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं कि वो गर्दन से सरिये मोड़ देगा। आजकल ब्रह्मचारी यही काम करते हैं, मेरे गुरुकुल वाले भी करते हैं। वो सरिये लगाते हैं, आंख से सरिया मोड़ देंगे, गले में लगाकर सरिया मोड़ देंगे, दांतों से जो है जीभ खींच देंगे, अपने ऊपर से जीभ उतरवा लेंगे, आंख के गोले में से कूद जाएंगे, ये सब किया जाता है। लेकिन ये ब्रह्मचारी नहीं, ये इसे पढ़कर ये विद्या का आचार्य नहीं, लठाचार्य बनेगा। और यही हो रहा है, हमने ब्रह्मचर्य को न जाने क्या बना दिया है। इसके अलावा यदि आप स्कूलों में देखो तो वहां ब्रह्मचर्य बचा ही नहीं है, पूरी तरह को एजुकेशन है। और इस को एजुकेशन में लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं, और वो इकट्ठे पढ़कर कितनी समाज की हानि कर रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। एक 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 अखबार है दैनिक जागरण नाम से, उन्होंने मेरा एक साक्षात्कार लिया था, तो उसमें उन्होंने कहा कि को एजुकेशन के आप पक्षधर हैं, विरोधी। तो मैंने कहा मैं तो को एजुकेशन के पक्ष में नहीं हूं। उन्होंने कहा लेकिन हम उन्नति करके समाज को इस लेवल पे लेके आए हैं कि वो एक दूसरे के लिए संकोच छोड़ दें, स्त्री और पुरुष एक साथ इकट्ठे आए, एक दूसरे के प्रति संकोच छोड़ दें। यदि वो संकोच छोड़ेंगे तो उनमें आपस में किसी भी तरह की गड़बड़ का होना जो है वो रुक जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए सहज हो जाएंगे। मैंने कहा अच्छा, तुम ये चाहते हो कि घी और आग आपस में मिलकर रहने का अभ्यास करेंगे तो वो सहज हो जाएंगे और फिर आग नहीं लगेगी। क्या मूर्खता की बातें हैं, ऐसी ही बातें चलती हैं। और आज को एजुकेशन में क्या बिगाड़ नहीं है,
क्या हम नहीं जानते कि डिग्री कॉलेजेस में क्या हो रहा है? क्या हम नहीं जानते कि मेडिकल कॉलेजेस में क्या हो रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, लॉ कॉलेजेस में क्या हो रहा है, नन्हे नन्हे स्कूल के बच्चे और बच्चियां, वो सब क्या हो रहा है? अभी तो शायद वो टीवी पर मैंने देखा था, वो चल रहा है कि वो नाबालिग लड़कियां हैं, 7वीं और 8वीं क्लास की बच्चियां हैं, और उन्हें वो मुसलमानों के कितने 23 या 22 कितने लड़के पकड़े गए, वो ले गए। तो ये सब चल रहा है, वो उसका कारण यही है कि को एजुकेशन के कारण ये सब बिगाड़ जो है वो फैल रहा है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम भी बचा नहीं। अब बंधुओं, 4 घटक मैंने आपके सामने रखे कि ये चारों घटकों में से कोई बचा नहीं है, न तो आश्रम में, न वर्ण व्यवस्था में। यदि हमें संस्कृति को बचाना है तो इन 8 चीजों को हमें बचाना पड़ेगा, 4 वर्ण और 4 आश्रम। लेकिन सबको एक साथ हम बचा नहीं सकते। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, जिसका आपसे कल आग्रह कर रहा था। तो हम किसे बचा सकते हैं और कैसे बचा सकते हैं? पहले समझते हैं किसे बचा सकते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बार हाथ खड़े करके मुझे जरूर बताएंगे, ब्रह्मचर्य आश्रम यानी शिक्षा का पढ़ना और पढ़ाना, है ना, विद्या पढ़ना और पढ़ाना, ये जो काल होता है, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इन चारों में हम कौन से आश्रम को सबसे पहले बचाने का प्रयास करें? क्या एक बार मुझे माइक खोलकर सब लोग बताएंगे? मैं अनुमान कर लूंगा कि किसका नाम ज्यादा आ रहा है। माइक अनम्यूट करेंगे तो बस म्यूट कर दीजिए। ये बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा और ये आकलन एकदम सही है। यदि इन चारों आश्रमों में, अभी इन चारों वर्णों में से हमें किसी एक, चारों आश्रमों में से हमें किसी एक आश्रम को बचाना है, तो वो आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। यदि हमने ब्रह्मचर्य आश्रम को बचाया तो हमारा गृहस्थ भी बचेगा, हमारा वानप्रस्थ भी बचेगा, हमारा सन्यास भी बचेगा। और फिर ब्रह्मचर्य आश्रम ही इन सारे आश्रमों का मूल है। जब तक यही आश्रम सुरक्षित नहीं होगा तब तक अन्य आश्रमों की सुरक्षा का भी हम बीड़ा नहीं उठा सकते, विचार नहीं कर सकते उस बारे में। हमें बचाना है तो पहले ब्रह्मचर्य आश्रम को बचाना पड़ेगा। और ब्रह्मचर्य आश्रम को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये दूसरे चरण में हम चर्चा करेंगे। ब्रह्मचर्य आश्रम पे जब हम बचाने की बात करते हैं तो यहां शिक्षा का बचाना सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हम शिक्षा को कैसे बचाएं। लेकिन आज जो शिक्षा देश में प्रचलित है वो हम सब जानते हैं, वो जिम मिल्स की एजुकेशन है, वो एडम विलियम्स की एजुकेशन है, वो विल्बर फोर्ट की एजुकेशन है, वो मैडम मॉन्टेसरी की एजुकेशन है, वो थॉमस बेबिंगटन मैकॉले की एजुकेशन है। ये वो एजुकेशन है जो एजुकेशन 1801 में इंट्रोड्यूस की गई, 1835 तक उस पर काम हुआ, और 1835 में इस एजुकेशन को इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी के नाम से इस देश में स्थापित किया गया। आज भी पूरे देश में यही इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी चलती है। अभी अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के नाम से जो आई है, उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी कुछ चीजें तो स्वागत योग्य हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें इधर की उधर केवल एडजस्ट की गई हैं। ये वही मैकॉले एजुकेशन पॉलिसी पूरे देश में फैली हुई है। अगर हमें ब्रह्मचर्य आश्रम पे काम करना है तो हमें एजुकेशन पॉलिसी पे काम करना पड़ेगा। अगर हम एजुकेशन पॉलिसी को बदलने में कामयाब हुए तो निश्चित रूप से हम ब्रह्मचर्य आश्रम पे काम कर पाएंगे। याद रखिएगा, ब्रह्मचर्य आश्रम पे काम करना भी केवल रूढ़िवादी और दकियानुसी होकर नहीं चलेगा। मतलब देश में फैले हुए स्कूलों के जाल को हम इग्नोर नहीं कर सकते, देश में फैले हुए कॉलेजेस के जाल को हम इग्नोर नहीं कर सकते। देश में गुरुकुल नहीं है, इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, और पूरा समाज गुरुकुलों को एक साथ स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, इस बात को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये गुरुकुलों के भीतर रहने पर बालकों को कठिनाई होती है और उस कठिनाई को माता पिता अत्यधिक प्रेम के कारण झेल नहीं पाते हैं, इस बात को भी हमें सहजता से स्वीकार करना पड़ेगा, प्रेम से स्वीकार करना पड़ेगा कि बालक के कष्ट को माता पिता स्वीकार नहीं कर पाते आसानी से। और तब हमें विचार करना पड़ेगा कि भारत में क्या ऐसी एजुकेशन पॉलिसी बनाई जा सकती है जिस एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर, जिस एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर हम भारत को भारतीयता के साथ खड़ा कर सकें। भारत को भारतीयता के साथ खड़ा करने के लिए सबसे पहली जरूरत है ब्रह्मचर्य आश्रम को बचाने की। लेकिन मैं आपसे कहूं, जब आप इस संस्कृति को बचाने के लिए प्रयास करेंगे तो आप कितने लोग हैं जो इस संस्कृति को बचाने के लिए प्रयास करेंगे और उनकी स्थिति क्या है? अभी आप देखें तो इस कक्षा में इस समय 450 लोग जुड़े हुए हैं। ये 450 लोग क्या इस देश में
इस ब्रह्मचर्य आश्रम को स्थापित करने के लिए जब एजुकेशन पॉलिसी पर काम करेंगे तो क्या इन्हें आसानी से काम करने दिया जाएगा? तो एक दूसरी चीज जो मैंने आपके सामने रखी थी कि 100 करोड़ लोगों का धर्मांतरण हुआ है। 30 करोड़ लोग मुसलमान जो भारत में रहते हैं ये सब धर्मांतरित हैं, 25 करोड़ पाकिस्तान वाले धर्मांतरित हैं और 25 करोड़ बांग्लादेश वाले धर्मांतरित हैं। 5 करोड़ अफगानिस्तान और 15 करोड़ जो आसपास का इलाका है उस सबके टोटल 100 करोड़ की संख्या बनती है। और भारत में हिंदू रहते हैं 100 करोड़, लेकिन जो हिंदू 100 करोड़ रहते हैं इन हिंदुओं में वो हिंदू भी तो हैं जो यूनिवर्सिटी के मंच पर ये नारा लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इन 100 करोड़ हिंदुओं में 40% हिंदू ऐसे हैं जो वामपंथी हैं। तो सामने वालों की संख्या 100 करोड़ के साथ ये 40 भी मिला दो क्योंकि ये उन्हीं के साथ जाकर बैठते हैं, तो ये 140 करोड़ हैं और हम 60 लाख हैं, हम 60 करोड़ हैं। अब 60 करोड़ 140 करोड़ का मुकाबला कैसे करेंगे? उपाय क्या है? और जिस तेजी से देश में डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर बदल रहा है, जिस तेजी से देश में लोगों के बीच में प्रांतीय और भाषाई मतभेद बढ़ रहे हैं, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं पिछले दिनों दक्षिण भारत में गया तो वहां तमिल क्षेत्र में मैं गया, तमिल क्षेत्र में वो लोग हिंदी को या हिंदी भाषी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। 4 भाषाएं तेलुगु और कन्नड़ ये 2 आसपास की भाषाएं हैं, तमिल और मलयाली ये आसपास की भाषाएं, यानी एक दूसरे से उत्पन्न सी लगती हैं, आपस में मिलते जुलते शब्द हैं। यानी जो तमिल सीखेगा उसके लिए मलयाली आसान होगी, जो तेलुगु सीखेगा उसके लिए कन्नड़ आसान होगी। कन्नड़ और तेलुगु हमारे भी नजदीक है, हम उन्हें आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन तमिल बहुत मुश्किल भाषा है, मलयाली उससे भी मुश्किल भाषा है। ये 4 भाषाओं का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो आपको स्वीकार तक करने के लिए तैयार नहीं, यानी हम भाषाओं तक के आधार पर इस कदर बटे हुए हैं। और ऐसी बंटवारे की स्थिति में ये विचार करके देखिए कि 60 करोड़ लोग 140 करोड़ लोगों का मुकाबला करने के लिए चलें तो हम क्या अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं? चारों तरफ शत्रु देशों से घिरे हुए, देश के भीतर 30 करोड़ मुसलमान, 7 करोड़ ईसाई, 2.5 करोड़ खालिस्तानी और करोड़ों इस देश में नवबोध आज इस देश के लिए दुष्चक्र बना रहे हैं, इस देश के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तब ऐसी परिस्थिति में क्या हम अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, चिन्हित कर सकते हैं? यह निश्चय है कि आने वाले 30 साल के भीतर देश में आमने सामने युद्ध होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। 30 साल का आंकड़ा जो दे रहा हूं, जितने राष्ट्रवादी विचारक इस समय देश में रहते हैं, मैं लगभग सबके संपर्क में हूं, वो लोग तो 30 साल तक भी नहीं पहुंचते, 30 साल तक भी मैं कहता हूं, मैं तो और थोड़ा इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो लोग कहते नहीं आचार्य जी आप गलत कहते हो, 17 से 18 साल के भीतर भीतर ये सब कुछ हो जाना है। और हमारी स्थिति ये है कि हम अपनी रक्षा कैसे कर पाएंगे? तो बंधुओं, यहां वर्ण व्यवस्था का विषय आता है। पहला वर्ण है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। शूद्र वो जो अपनी सेवा की योग्यता से इस राष्ट्र में सेवा का एक बल पैदा करता है। वैश्य वो जो धन का बल पैदा करता है, क्षत्रिय वो जो बाहु का बल पैदा करता है, और ब्राह्मण जो विद्या के आधार पर संसार को चलाता है। अब मुख्य चीज यह है कि पूरे समाज की रक्षा की जिम्मेदारी जो है वो क्षत्रिय के आधार पर है। क्षत्रिय नहीं होगा तो ब्राह्मण अपनी पोथियां सुरक्षित नहीं रख सकता, क्षत्रिय नहीं होगा तो वैश्य अपना धन नहीं बचा सकता, क्षत्रिय नहीं होगा तो शूद्र का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, क्षत्रिय नहीं होगा तो समाज का ताना बाना नष्ट हो जाएगा। जैसे हमने 4 आश्रमों में से एक आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम को चुना, ऐसे ही 4 वर्णों में से यदि एक वर्ण को चुनना पड़े कि आपको किस वर्ण को पहले बचाने का प्रयास करना पड़ेगा, तो वो वर्ण कोई और नहीं, वो वर्ण क्षत्रिय होगा। यदि आपने क्षत्रिय वर्ण की रक्षा नहीं की, क्षत्रिय वर्ण को जन्म देने में आप कामयाब नहीं हुए, तो यह राष्ट्र भूखों मर जाएगा, यह राष्ट्र एड़ियां रगड़कर मर जाएगा, इसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। पहला धर्म इस देश में जो पैदा करना पड़ेगा वो क्षात्र धर्म पैदा करना पड़ेगा। क्षात्र धर्म हमने पैदा नहीं किया तो हम इस राष्ट्र की रक्षा नहीं कर पाएंगे। द्रोण के नाम से एक श्लोक इस देश में फैलता है, खूब संस्कृत साहित्य में आपने सुना होगा, अग्रतस चत्वारो वेदा पृष्ठतः सशरम धनु उभाभ्याम समर्थो अस्मि शापादपि शरादपि। कहा शाप तब खड़ा होता है, वेद और विद्या तब खड़े होते हैं जब उनकी रक्षा के लिए तूणीर भड़ा हो, जब उनकी रक्षा के लिए बाजू उपस्थित हो। विश्वामित्र अपना यज्ञ तब कर पाते हैं जब उस यज्ञशाला के द्वारपाल श्री राम और श्री लक्ष्मण हो। तब तक वो यज्ञ नहीं कर सकते, अपना वेद पाठ नहीं कर सकते।
अरे आपके बराबर में नरसंहार मचा हो तो क्या आप उपासना कर सकते हैं? क्या आप ऐसे मकान में सो सकते हैं जिस मकान में लाशें सड़ रही हों? क्या आप ऐसे घर में रह सकते हैं जिस घर से लोगों के जलने का धुआं उठ रहा हो? आपके आसपास चीखते हुए मुल्ला जोर जोर से शोर मचाते हो 5-5 बजे और 4-4 बजे, क्या आप उपासना के लिए बैठ सकते हैं? इसके लिए एक ही उपाय है कि यदि आपको अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है कि जिस एजुकेशन पॉलिसी के लिए हम जिस ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए हम काम करना चाहते हैं, उस ब्रह्मचर्य आश्रम को हम स्थापित कर सके, उसके लिए हमें अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए हमें क्षत्रिय वर्ण को पैदा करने के लिए काम करना होगा। यानी यहां दो समाधान वर्तमान में हमारे सामने हमें दिखते हैं। पहला समाधान ब्रह्मचर्य आश्रम की रक्षा और दूसरा समाधान है क्षत्रिय वर्ण की रक्षा। ब्रह्मचर्य आश्रम में मैंने आपको बताया कि हमें एजुकेशन पॉलिसी पर काम करना होगा, और वर्ण व्यवस्था में मैंने आपको बताया कि वर्ण व्यवस्था में हमें क्षत्रिय वर्ण पर काम करना होगा। इन दो चीजों पर यदि हम काम करने में कामयाब हुए तो हम इस राष्ट्र की रक्षा करने में कामयाब होंगे, अन्यथा दूसरा कोई उपाय है नहीं। इस समय जो देश में संगठन काम कर रहे हैं वो कमोबेश इन्हीं दो चीजों पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में बिना योजनाओं के काम करने के कारण वो असफलता की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम इन दो चीजों पर एक व्यवस्थित योजना, एक व्यवस्थित प्लान के साथ काम करना शुरू करें। इसके लिए बंधुओं हमने एक योजना बनाई और इस योजना का नाम है आर्ष विद्याकुलम। ये आर्ष विद्याकुलम वो योजना है जो इस ब्रह्मचर्य आश्रम और क्षत्रिय वर्ण की रक्षा के लिए, इसको जन्म देने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। इसके लिए हमने पूरे देश में इसके कई संवाद आयोजित किए हैं जिन्हें हम शिक्षा संवाद के नाम से जानते हैं। इसी कक्षा में ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो इससे पहले के 2 शिक्षा संवादों में शामिल हो चुके हैं। अब हम तीसरे शिक्षा संवाद की ओर बढ़ रहे हैं और इस शिक्षा संवाद में हम सम्मेलन करते हैं जहां हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि पिछले कुछ समय में हमने कितना काम किया है और कितना काम हमारा और बाकी है, कितना हम कर सकते हैं, उसकी ओर बढ़ेंगे। कल मैंने अपने स्वास्थ्य कारणों से कक्षा को छोटा किया था क्योंकि मेरा स्वास्थ्य जो है इस समय ठीक नहीं है। रात भी मुझे बहुत तेज बुखार था और सुबह लगभग 11 बजे तक बहुत तेज रहा। इसलिए आज भी स्वास्थ्य कारणों के कारण ही मैं कक्षा को छोटी कर रहा हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी को। आइए मंत्र पाठ करते हैं और कक्षा को विराम देते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को।